दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेमो क्लासेस का सेशन हमारा चल रहा था, ठीक है। तो इस नए बैच की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो इस तीसरी क्लास में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं उग्रवादी या गर्मपंथी या एक्सट्रीमिस्ट जो नेशनल मूवमेंट के दौरान हुए उनके बारे में, कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था वो क्या था, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटी, किस कारण से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आगे आते हैं। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट क्या हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो 1905 में भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट है उसमें एक नेताओं का ग्रुप है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एक ग्रुप था जो 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स का ग्रुप था, ठीक है। तो उसमें मॉडरेट्स थे जिसको आप लिबरल भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि उदारवादी लोगों का, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है दूसरा फेज शुरू होता है, वो होता है एक्सट्रीमिस्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, ठीक है, इनका समय समाप्त हो रहा है। अब नए लोग आ रहे हैं जो थोड़े से एग्रेशन वाले लोग हैं, ज़्यादा जोश वाले लोग हैं, ठीक है। और उनके जोश का, उनके दोनों के बीच में फ़र्क कैसे पता चलता है? वो पता चलता है दोनों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों से, तरीकों से, यानी कि मेथड से, ठीक है। जैसे ये लोग क्या करते थे, ये उग्र साधनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ने ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल किया जो कि परेशान करने वाले साधन थे, जो लिबरल नहीं थे, ठीक है। जैसे सभा और सम्मेलन करना। उन लोगों में क्या फ़र्क था? वो लोग क्या करते थे, जैसे ये कमरा है, ठीक है, वो इस कमरे में बैठ करके चर्चा करते, यहीं पे बैठ के पिटीशन लिखते, यहीं पे बैठ करके कोई प्रार्थना लिखते, ठीक है, और इसी को प्रपोजल को जो वो आगे भेज देते, ठीक है। और वही प्रपोजल जो है आगे भेज करके करते कि ठीक है हमने भेज दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब इन लोगों ने जो है इस कमरे के अंदर सभाएं और सम्मेलन तो बुलाते ही थे, साथ में ये कहा कि इस कमरे का दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलो। और क्या किया, जुलूस निकालना शुरू कर दिया। और जुलूस कैसे निकालना, कि हम हड़ताल करेंगे। हड़ताल करनी शुरू कर दी इन लोगों ने। और हड़ताल कैसे होगी, कि यहाँ से निकलेंगे और किसी भी नदी के किनारे जा कर के बैठ गए, ठीक है, कि भाई ये नदी का किनारा है और इस नदी के किनारे पर जो है हम यहाँ बैठ जाते हैं और अंग्रेजों को बता दें यहाँ टेंट लगा करके हम बैठ गए हैं, यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ये समझ लीजिए कि सरकारी कार्यालय है, ये सरकारी कार्यालय है यहाँ पे, ठीक है, और इस सरकारी कार्यालय के अंदर जो है हम इसके साइड में यहाँ पे धरना लगा कर बैठ गए हैं। इस तरीके के साधन इन्होंने अपनाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक इनके अंदर जो है वो ये नहीं आया है कि ये सड़क है, इस सड़क के ऊपर जो है वो निकालना शुरू कर दिया, जुलूस यहाँ से पैदल चल के निकाल रहे हैं, डिस्टरबेंस कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके का अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अभी इन लोगों के तरीकों में सिर्फ इतना ही बदलाव है कि कमरे का गेट खोल दिया, कमरे से बाहर जाना शुरू कर दिया और सरकारी दफ्तरों के बाहर या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों की आवाजाही हो जाए या कहीं एकांत जगह में बैठ जाएं जा करके, ठीक है। एक सांकेतिक तौर पे ये दिखाना कि हम अब सिर्फ कमरों में बंद नहीं है, प्रेयर पिटिशन से काम नहीं चल रहा, हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, फिर इन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ठीक है। बहिष्कार करने का मतलब वो आगे समझेंगे कैसे है वो, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण इनको क्या है, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। मेन लीडर इसके जो आते हैं वो लाला लाजपत राय आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं, विपिन चंद्र पाल आते हैं और अरविंदो घोष आते हैं। इन चार लोगों के नाम जो है वो मुख्य तौर पे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट देख, अब देखो भाई, जब लिबरल चल ही रहे, मॉडरेट्स चल ही रहे हैं, तो फिर एक्सट्रीमिस्ट को आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या कारण था कि एक्सट्रीमिस्ट आ गए? देखो, एक्सट्रीमिस्ट को इसलिए आना पड़ा, इसलिए गुस्सा पैदा हो गया कि 20 साल तक लगातार
जो नरमपंथी लोग थे, जो प्रेयर पिटिशंस लगाते थे, उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया अंग्रेज़ों ने, उनकी उपेक्षाएं करना शुरू की, उनकी सुनते नहीं थे। भेज दी तो एप्लीकेशन कूड़े में डाल दी, कूड़ेदान में डाल दी, ठीक है। या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस रिक्वेस्ट को सुनना लाजमी नहीं समझा, ठीक है। ये सब चीज़ें की। दूसरी बात ये कि जो ये तरीके अपनाते थे उदारवादी लोग, जो लिबरल लोग अपनाते थे, उन तरीकों के ऊपर जो है नए लोग जो आ रहे थे उनको असहमतियाँ थी कि जैसे जो संवैधानिक पद्धति है, नरमपंथी की जो संवैधानिक कार्य पद्धति है, जो तरीका था, उसको तिलक ने क्या कहा कि ये भिक्षावर्ती है, पॉलिटिकल मेडिकेशी, ठीक है, पॉलिटिकल मेडिकेशी ये, यानी कि आप भीख थोड़ी मांग रहे हैं उन लोगों से, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी नहीं आपकी मान रहे। आप तो कर रहे सर कर दीजिए, सर प्लीज़ मान जाइए, आप तो ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कौन मानेगा? ऐसे नहीं मानने वाले, उनका काम चल रहा है, वो आपकी बात को क्यों एग्री करेंगे? तो इसीलिए जो है तिलक ने उसको क्या कहा, भिक्षावर्ती कहा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये पेपर में बार बार पूछी जाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें फिर ये थी कि उसके साथ के साथ जो कुछ बीच के साथ में जो है कुछ धर्म सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन वो चल रहे थे, ठीक है। उन सामाजिक आंदोलनों का, धर्म सुधार आंदोलनों का, कि दयानंद सरस्वती एक आंदोलन चला रहा है, ब्रह्म समाज आर्य समाज चला रहा है, उधर से विवेकानंद अपना एक मूवमेंट चला रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर चुके हैं और वो चल रहा है। तो वो लोग लेकर के चीज़ों को चले, ठीक है। वो चीज़ें भी लोगों के अंदर इफेक्ट कर रही थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक माहौल बनता जा रहा था और लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको जो है थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा कि ये बिल्कुल इतने लिबरल होकर के तो हम नहीं मना सकते। फिर एक कारण ये था कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है वो बढ़ रही थी और धीरे धीरे ये भी हो रहा था कि देश में बेरोजगारी की जो दर है वो भी बढ़ रही थी। लोगों के पास रोजगार नहीं आ रहे थे, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे थे। शिक्षा का प्रचार हो रहा था कि भाई लोग एजुकेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और समझते समझते ये समझ रहे हैं कि लोग बेरोजगारी की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उन लोगों ने क्या किया, रोजगार मांगने की डिमांड शुरू की। तो वो डिमांड्स भी जो धीरे धीरे करके वो एक्सट्रीमिस्ट होने पे मजबूर कर रही थी चीज़ों को। फिर जैसे लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां हैं 1997 से लेकर के 1897 से लेकर के 1902 तक की जो नीतियां हैं वो बहुत ख़राब नीतियां थी। कि भाई लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में जो है बंगाल विभाजन कर दिया, ठीक है। 1897 में जो है वो अकाल पड़ा था, फैमिन आ गया था, ठीक है। और 1902 में जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पे महारानी विक्टोरिया आई थी। तो महारानी विक्टोरिया आई तो उनके ऊपर जो दिल्ली दरबार लगाया गया, दिल्ली दरबार के अंदर जो है उस दिल्ली दरबार में इतना पैसा खर्च किया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया, जबकि लोग जो हैं उस समय पे अकाल से पीड़ित हैं। लोगों तक जो है जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों के पास जो है वो फूड की कमी हो गई है, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसके कारण जो है लॉर्ड कर्जन की ये नीतियां जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट को मजबूर कर रही थी आगे आने के लिए। बंगाल विभाजन कर दिया है, देश को जो है दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। बंगाल विभाजन में क्या कर दिया, हिंदू और मुस्लिम जो हैं उसकी जो एकता उसको भंग कर दिया, ठीक है। और फूट डालो राज करो की नीति जो है वो यहाँ से अपनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो ये बंग भंग आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है, इनकी नीतियाँ कि बंगाल भंग होता है, ठीक है। कि बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उस बंग भंग की नीति को इन्होंने जो है विरोध करना शुरू किया। तीसरी चीज़ इसके बाद क्या हुआ कि एक योग्य नेतृत्व की ज़रूरत पड़ रही थी इन सब चीज़ों को संभालने के लिए, कि भी बेरोज़गारी के मूवमेंट चलाने हैं हमें, बंग भंग आंदोलन, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ बात करनी है, जो ये दिल्ली दरबार में पैसा खर्च हुआ इसके बाद ऊपर बात करनी है, अकाल के अंदर जो लोग मर रहे हैं उसके लिए बातचीत करनी है। तो इसके लिए जो है कुछ ऐसे लीडर्स की ज़रूरत थी जो चीज़ों को संभाल सकें, और अलग अलग हिस्सों से लोगों की ज़रूरत थी। तो इसीलिए लाला लाजपत राय आते हैं पंजाब से
और बाल गंगाधर तिलक आते हैं महाराष्ट्र से और विपिन चंद्र पाल आते हैं बंगाल से। तो 3 लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे और चौथे अरविंदो घोष, वो भी बंगाल से थे। तो ये 4 लोग जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप के तौर पे देखे जाते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज़, कारण ये भी था, छोटा सा कारण, 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया था। जापान ने रसिया को हरा दिया था युद्ध के अंदर। तो उस युद्ध में जब जापान ने रसिया को हराया तो कॉन्फिडेंस आया कि हम भी तो हरा सकते हैं, हम भी तो इन अंग्रेजों को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्फिडेंस ने उनको आगे बढ़ने के लिए जो है मजबूर किया। तो ये कुछ कारण थे गर्मपंथ के कि वो उभर करके सामने आता है। ठीक है, इसके बाद जो है गर्मपंथी विचारधारा जो है उसके क्या सिद्धांत हैं, उसकी नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, उनके सिद्धांतों को लेकर के वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो क्या करते थे, जितने एक्सट्रीमिस्ट हैं वो जो अंग्रेजों का जो शासन है, अंग्रेज जो प्रणाली चला रहे हैं, जो अंग्रेज न्याय करते हैं, अंग्रेज जो नीतियाँ लाते हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है। उनकी न्यायप्रियता में किसी तरीके का कोई विश्वास नहीं है, उनको भरोसा ही नहीं है। जबकि नरमपंथी लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो इनके शासन को वरदान की तरह मानते थे। वो कहते थे कि इनका शासन बहुत अच्छा है। ठीक है, गर्मपंथी जो संवैधानिक साधन हैं उन दोनों को नहीं मानते थे कि संवैधानिक साधनों में हमें क्यों विश्वास करना। ठीक है, ये प्रेयर, पिटिशन, प्रोग्रामिंग ये हमें क्यों करनी है। हम डायरेक्टली वो चीज़ें करेंगे ना जिससे इफेक्ट पड़ता हो। हम बहिष्कार, हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, हम बहिष्कार करेंगे इनकी चीज़ों का, हम हड़ताल करेंगे। ठीक है, हम जो है सभाएं बुलाएंगे, सम्मेलन करेंगे, इनका विरोध करेंगे, ये सब चीज़ें अपनाएंगे हम। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो साधन थे उनको अपनाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, फिर एक और चीज़, ये जो गर्मपंथी वो पश्चिमी जो सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है और जो वहाँ का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है उसकी आलोचना कर रही थी। ठीक है, और भारत की जो संस्कृति है उसका समर्थन कर रहे थे कि भारत की संस्कृति महान है। ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोगों को ज़्यादा महत्व दिया। और इसीलिए जो है इसी समय पे जो है अरविंदो घोष जैसे जो लोग जो हैं वो अध्यात्म की बात करते हैं। और जो तिलक जो हैं वो एक शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, इनको मनाने की बात करते हैं कि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति महान है। ठीक है, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो जो उनकी मान्यताएं हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं कि क्या है इनका कल्चर, इम्पेरियलिस्टिक कल्चर है, कॉलोनियल कल्चर है, ये कॉलोनिज्म को फॉलो करते हैं, इम्पेरियलिज्म को फॉलो करते हैं, आर्थिक नीतियाँ दूसरों को लूटने वाली होती हैं इनका ये कल्चर है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कर रहे हैं। जबकि जो लिबरल हैं, लिबरल क्या कर रहे थे, लिबरल उन चीज़ों को डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, इनका कल्चर बहुत अच्छा है, ये लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, ये इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये फ्रीडम की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये वहाँ का कल्चर है। तो वो कह रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को हमें अपनाना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। और जबकि हमने जब कल पढ़ा था दादाभाई नौरोजी के बारे में, तो दादाभाई नौरोजी क्या कह रहे थे कि भाई जबकि भारत के अंदर की कल्चर की, भारत के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, राइट्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, ठीक है, लिबर्टी नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस था यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और चीज़ दोनों के बीच में ये भी फ़र्क था कि जो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहीं पर भी जो कर्मिक सुधार हैं कि पहले एक चीज़ हासिल कर लो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से हासिल कर लेंगे और धीरे धीरे सुधारों के द्वारा जो है देश की शासन व्यवस्था को सुधार देंगे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो सोचते थे वो सोचते थे कि हमें ये कर्मिक सुधार नहीं करने हैं, हमें स्वराज की बात करनी है, हम खुद शासन करेंगे, हम स्वयं शासन करेंगे, हमारा स्वयं का शासन होना चाहिए, स्वयं का राज होना चाहिए, हमारा स्वराज होना चाहिए, हमें सुधारों की जरूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे, हमारे खुद के होने चाहिए। ठीक है, फिर एक और चीज़, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अंग्रेजों के विरोध जो आंदोलन है उसमें पब्लिक को जोड़ने की इच्छा रखते थे, उसको जो बहुत ज़्यादा व्यापक बनाने की कोशिश करते थे। जबकि लिबरल क्या है, वो सीमित थे, कुछ चीज़ों तक सीमित थे, कुछ जगहों तक सीमित थे, वो ज़्यादा एक्सट्रीम होने की सोचते नहीं थे। ठीक है, वो हमेशा ये सोचते थे कि नहीं,
हम जो लोग हैं कांग्रेस के लोग हैं वो चीज़ों को देखते रहेंगे, वहीं पे कांग्रेस में ही आकर के बातचीत होंगी। हमें अलग से कोई आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जनता को वो जोड़ नहीं पाए, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, दलितों को, उनको जोड़ने का उनका कम रुझान दिखा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वो चीज़ें नहीं थी जो हम सोच रहे हैं कि मजदूर, किसान और आदिवासी, गरीब, दलित, इन सबको जोड़ा जाए, अछूतों को जोड़ा जाए, ये नहीं था। यहाँ पर बस इतना था कि हम जो है कम से कम व्यापारी वर्ग को तो पूरे को जोड़ लें, पूरे पढ़े लिखे वर्ग को तो जोड़ ले सारी जगहों से उठा करके, ठीक है। इसलिए वो सोचते थे कि लोगों तक तो बात पहुंचाई जाए, हर किसी को तो समझाया जाए, ठीक है, जनता को जोड़ने की इनकी बात रहती थी। ये दोनों के अंदर अंतर है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो गर्मपंथियों ने अपना तरीका क्या अपनाया। सीधी सी बात यह है कि वो किस तरीके से जो है अंग्रेजों के विरोध को लेकर के आते हैं। देखो आइए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं अरविंदो घोष के माध्यम से, ठीक है। जो उनके द्वारा तरीका अपनाया गया, साधन अपनाए गए। अरविंदो घोष क्या कहते हैं, अरविंदो घोष ने क्या किया, देखो इनका मेन जो गर्मपंथियों का था वो एक तो था स्वदेशी वाला, दूसरा था बहिष्कार वाला, यानी कि बाइकॉट का, ठीक है। हमें स्वदेशी अपनाना है। स्वदेशी का मतलब था कि अपने देश की जो चीज़ें हैं, अपना देश जो चीज़ें बनाता है उनको हम यूज़ करेंगे। और बहिष्कार का मतलब था कि विदेशी चीज़ जो हैं उनको हम छोड़ देंगे, उनका बाइकॉट करेंगे। छोड़ना ही नहीं होता कि सिर्फ छोड़ देंगे, बाइकॉट, विरोध करेंगे, हमारे देश में आनी नहीं चाहिए ये, हम अपनी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को वो लिमिटेड और ब्रॉडर लेवल दोनों तरीकों से बताता है अरविंदो घोष जो है, कि सीमित और व्यापक तौर पे इनका रूप बताया कि कैसे हम सीमित रूप में क्या चीज़ें कर सकते हैं और व्यापक तौर पे क्या कर सकते हैं, दोनों को। तो आपको याद रखना है सीमित रूप में जो चीज़ें हैं वो ये था कि विदेशी वस्तुएं और जो सामान है और जो माल का बहिष्कार है, और ठीक है, और स्वदेशी वस्तु या सामान का प्रयोग करना। यानी कि सीमित हमें क्या करना है, सीमित तौर पे हमें एक काम करना है कि विदेशी जो चीज़ें हैं, यानी कि सीधी बात ये कि सीमित तौर पे हमें बाइकआउट करना है, इसको जोड़ लो इसके साथ। सीमित क्या चीज़ें रखनी है, बाइकआउट वाली, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बाइकआउट जो है वो हमें सीमित करना है, माल का बहिष्कार करना है, ठीक है। हम बहुत कम यूज़ करेंगे उनकी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को प्रयोग करना शुरू करेंगे, अपने सामान को प्रयोग करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये बाइकआउट के अंदर थी, यानी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें जितनी थी उन चीज़ों को यूज़ करने की बात हो रही है। जबकि व्यापक तौर पे हमें क्या करना है, बड़े लेवल पे हमें क्या करना है, बड़े लेवल पे हमें एक काम करना है कि हम स्वदेशी का बड़े लेवल क्या समझेंगे कि हमें अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना सीखना है बड़े लेवल पे। और वस्तुओं के अंदर कैसे, कि हमें अपनी एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब है कि हमें जो है अपने जो स्कूल हैं वो खोलने हैं, ठीक है। हमें अपनी यूनिवर्सिटी खोलनी है, हमें अपने कॉलेज खोलने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें खोलनी है। हमारी जो जीवन पद्धति है उसको व्यापक तौर पे अपनाना। और जीवन पद्धति में क्या मेनली क्या इनका मकसद होता था, जीवन पद्धति का मतलब था हिंदू संस्कृति। याद रखिएगा ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज है ये हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ ज़्यादा दिखेगा आपको। तो ये जीवन पद्धति की बात करें, हिंदू संस्कृति, और हिंदू संस्कृति में ये कहेंगे सनातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, ठीक है। इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है। और फिर दूसरी चीज़ है कि हमें अपनी न्याय पद्धति अपनानी है। अपनी जो न्याय पद्धति का मतलब है कि हमारे गांव के अंदर जो पंचायतें होती थी उन पंचायतों के पास हमें जाना चाहिए। हमें जो इनकी न्याय प्रणाली है, अंग्रेज़ों की न्याय प्रणाली जो है उसके पास नहीं जाना है कि हमें वहाँ पे मुकदमे लड़ने, हमें अपनी पंचायतों में मुकदमे सुलझाने हैं। और इन पंचायतों के जो नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है कि हम पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें यूज़ नहीं होंगी, और अंग्रेज़ों के पास हमारी वेल्थ नहीं जाएगी, वो सब चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। तो कह रहा है कि व्यापक तौर पे हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सीमित तौर पे हमें जो है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो आपको समझ में आया स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब क्या है, कैसे यूज़ करने हों उन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश शासन की जगह पे जो है वो भारतीय का शासन जो है, इंडियन रूल जो है, ब्रिटिश रूल को हटा करके, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल हटाना है और क्या लेकर के आना है, इंडियन रूल लेकर के आना है, ठीक है। इंडिया का रूल हमें इस्टेब्लिश करना है। तो जो तिलक हैं वो स्वराज को किस तरीके से डिफाइन करते ये भी याद रख लेना आपको। आप स्वराज का मतलब ये मत समझ लेना, देखो ये तो है, इसका मतलब ये तो है कि
स्वयं का शासन। लेकिन तिलक के स्वराज का मतलब था डोमिनियन स्टेटस के रूप में। और डोमिनियन स्टेटस का मतलब पता है क्या है? कि रूल बाय इंडियन, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश। इसका मतलब ये है, यानी कि ये जो ब्रिटेन है ये यहीं पे रहेगा, और जो ये इंडिया है, अब इंडिया के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, ये पाकिस्तान भी आता था यहाँ तक, और इधर जो हम जोड़ेंगे, इधर आपका ना जो ये बांग्लादेश है ये भी आता था इसी में, ठीक है। तो ये इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भाई, शासन तो इसी का रहेगा इसके ऊपर। शासन किसका होगा? शासन होगा, थोड़ा सा और करते हैं, रुको एक बार थोड़ा सा और समझाते हैं इसको। डोमिनियन स्टेटस को थोड़ा सा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये क्लियर करने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ एग्जाम में जाके हम गुम हो जाते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस में क्या होगा? दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये कि शासन भारत के लोग करेंगे। भारत के लोग करेंगे। भारत के लोग कैसे करेंगे? देखो, भारत के लोग ऐसे करेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही तीन चीजें होती हैं मेनली, तो हम जो डिस्कस करते हैं। इन तीनों चीजों के अंदर सिर्फ भारतीय होंगे, ठीक है। रूल मेकिंग भी भारत के लोग ही करेंगे, सब कुछ भारत के लोग संभालेंगे। दूसरा इसके अंदर क्या है? शासन को इंग्लैंड के अधीन रहना होगा। यानी कि भारत जो है वो, तीसरी चीज इसमें लिख ही लो, भारत ब्रिटेन का एक राज्य माना जाएगा। भारत ब्रिटेन का एक स्टेट माना जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो सत्ता रहेगी, सत्ता हमेशा इंग्लैंड की मानी जाएगी। शासन तो भारत के लोग ही करेंगे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भारत के लोग ही इसमें शामिल होंगे, भारत के लोग ही भर्ती होंगे, इंग्लैंड के नहीं होंगे, हम ही संभालेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो बनेगा भारत का ही बनेगा, लेकिन वो इंग्लैंड की सत्ता के अधीन रहेगा, ठीक है। इलेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ और होगा, वो सब डिसाइड कौन करे? ब्रिटेन की सत्ता, ठीक है। हाँ, इस देश में काम हम करेंगे, सारी चीज़ें हम संभालेंगे, ठीक है, लेकिन हम डोमिनेशन में रहेंगे इंग्लैंड के, और भारत उसके एक राज्य के तौर पे काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन जब चाहे शासन में बदलाव कर सकता है। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब था।
आ गया समझ में? भूत निकला स्वराज का कि तिलक का स्वराज कैसा था। जो तिलक कहते थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, 1895 में उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। लेकिन 1916 में होम रूल लीग आंदोलन जब चला तब ये बात बहुत पॉपुलर भी हुई थी, ये स्वराज वाली। लेकिन उस समय तक ये एक्सेप्टेड था कि हाँ ठीक है भाई अंग्रेजों, तुम ठीक है, तुम्हारी बात मानेंगे भाई, कोई बात नहीं, तुम वहाँ रहो, लेकिन हम संभाल लेते हैं देश को, हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। और अधीन रहने का मतलब कि भारत के अंदर जो सेना होगी ना, वो सेना अंग्रेज अगर बुलाएंगे तो भेजनी पड़ेगी, अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी तो वो देनी पड़ेगी। भारत से लगान इकट्ठा होगा, भारत की जो इकोनॉमी है सारी चीज़ों की जांच पड़ताल अंग्रेज करेंगे। अंग्रेज अधिकारी कर सकते हैं भारत की सारी जांच पड़ताल, सारा स्टेटस ले सकते हैं, उनको टैक्स भी देना पड़ेगा हमें। ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब था। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, शासन में भागीदारी, शासन संभाल रहे हैं। ये तिलक के स्वराज डोमिनियन स्टेटस के रूप में देखते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। अरविंदो घोष के लिए स्वराज का अर्थ भारत की स्वाधीनता थी। अरविंदो घोष के लिए था कि भारत को स्वाधीन हो जाना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना है। इसका मतलब वो इन सब चीज़ों को भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि नहीं, जो कुछ करेंगे हम ही करेंगे, शासन भी हम संभालेंगे, टैक्स भी हम कलेक्ट करेंगे, हमारे पास ही रहेगा, हमारी सेना है हमारे पास ही रहेगी, हम तुम्हारे पास क्यों भेजें। अरविंद का मतलब था ये, ठीक है। अब मेरी बात क्लियर हुई, आई बात समझ में। अब अरविंद एक और चीज़ यहाँ पे कहते हैं, अरविंद की ही बातें ज़्यादा रेलिवेंट रखती थी इस आंदोलन के अंदर। हम तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल को पढ़ते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है वो अरविंद की बातें जो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती थी। अरविंद की बातों में थोड़ा सा दमखम इसलिए भी था कि अरविंद जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एक फिलोसफर थे और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, इसको बढ़ाने वाले भी वही थे, इसको आगे बढ़ाने वाले, आगे लेकर के जाने वाले भी वही व्यक्ति थे। और ज़्यादातर आप देखेंगे अरविंदो का रोल ज़्यादा माना जाता है इस नेशनलिज्म के अंदर, और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के अंदर अरविंदो को बहुत मान्यता दी जाती है हिंदुत्व स्टेट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब एक और बात आती है, ये निष्क्रिय प्रतिरोध की बात करते हैं, ये भी बहुत डीप का कंसेप्ट है, यानी कि पैसिव रेजिस्टेंस। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। देखो एक्टिव, पैसिव, ये दो होते हैं प्रतिरोध के मामले में, ठीक है। अरविंद घोष जो वो इसका समर्थन करते हैं। अब अरविंद घोष की भी थोड़ी सी बात आएगी। और दूसरी चीज़ इसमें है क्या, ये अहिंसक विरोध का तरीका है, और ये क्या है, ये हिंसक विरोध का तरीका है, और ये हो गया अहिंसक, ठीक है, जिसमें सामूहिक कार्रवाई पे बल दिया जाता है, यानी कि सामूहिक कार्रवाई, याद रखिएगा, ठीक है, सामूहिक कार्रवाई पे बल दिया जाएगा। इसमें देखो एक चीज़ खास ये है कि इस तक पहुंचने के लिए एक तरीका अपनाया जाएगा, ठीक। एक्टिव का तो मतलब ये होता है कि भाई देखो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना ना कुछ करना, ठीक है, हम नहीं मानते तुम कौन हो, हु आर यू, ठीक है, ये बात है इसके अंदर। एक्टिव के अंदर कौन हो गई तुम, ठीक है, हम नहीं मानते, ठीक है, और भागो यहाँ से, नहीं भागोगे तो मारूंगा मैं तुम्हें, इस तरीके की बात होती है एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर क्या होगा, रणनीतिक तैयारियां होती हैं। जैसे इसमें क्या रहेगा कि भी देखो, जब तक हम कमज़ोर हैं तब तक हम वायलेंस जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिव में क्या, हम कमज़ोर हैं, मजबूत, कोई मतलब ही नहीं है भाई, वायलेंस यूज़ करेंगे, बम फोड़ेंगे, गोली मारेंगे तुमको। एक्टिव का मतलब भाई ये, हम बेशक चाहे 2 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50 लोग हैं। जबकि पैसिव में क्या है, पैसिव में धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ा जाएगा, धीरे धीरे करके 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400, ठीक है। जब हम अंग्रेजों के बराबर हो जाएं, बराबर शक्ति हो जाए हमारी उनकी, तब हम क्या करेंगे,
तब हम वायलेंस, हिंसा का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम ताकतवर हैं भाई, बराबर के हैं तुम्हारे, अब हम लड़ सकते हैं तुम्हारे साथ। अगर हम कमज़ोर रहेंगे, मान लो उनकी संख्या 2000 है और हमारी संख्या 200 है, तो सीधी बात है हम मरेंगे। अरविंद घोष यही कहता है कि सीधी बात ही है, हमें मार देंगे, बचेंगे नहीं हम, उठा उठा करके जेलों में, आंदोलन खत्म। तो अरविंद यही बात समझाता है कि हमें क्या करना है, पैसिव रेजिस्टेंस अपनाना है, यानी कि हमें 50 से 100 से 200 से 2000 तक पहुंचना चाहिए। इनकी संख्या 2000 है, 2000 बनाओ पहले, 2000 बन गए, अब लोगों में हमारी पहुंच है, लोग हमारा समर्थन करते हैं और समर्थन करते हैं, तो अब हम जो इनका विरोध करेंगे। अगर ये हमारे ऊपर लाठी डंडे चार्ज करते, गोली चलाते हैं, फिर हमें अधिकार है, अब हम डरेंगे नहीं, इनके बराबर के हैं, अभी हम इनको पीट देंगे, अब हम लड़ेंगे, बराबर की ताकत रखते हैं। ये वायलेंस का तरीका है इसका। ठीक है, आई बात समझ में। फिर इनका एक और तरीका, सभाएं करना, जुलूस निकालना, हड़ताल करना, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये इनके तरीके थे जो मैंने आपको बताया, जो साधन थे, इन साधनों के द्वारा वो यूज़ करते, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक चीज़ खास बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जाएगी, आपसे पेपर में पूछी जाएगी कि जो उग्रवादी हैं, आपको लगेगा, देखो आपको शब्द ही ऐसा लग रहा है कि जो ये गर्मपंथ लिखा हुआ है, ठीक है, गर्मपंथ का मतलब है उग्र, ठीक है। आपसे पेपर में पूछेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि उग्रवादी लोग हिंसा में विश्वास करते थे, उदारवादी अहिंसा में विश्वास करते थे। ये दो स्टेटमेंट दे दी, अब आपसे पूछ ले, बताओ सही कौन सी है। या आपके सामने तीसरी भी लिख दे कि उग्रवादी जो हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस में विश्वास रखते हैं। चौथी स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी कि भाई उग्रवादी लोग हड़ताल, ठीक है, प्रदर्शन में विश्वास करते थे। अब उनसे पूछ ले कौन सी बातें ठीक है। आप कहेंगे कि आपको दोनों में कंट्रोवर्सी लगेगी, भाई इनमें से एक तो गलत है, लगेगी। अब आप कहेंगे देखो उग्रवादी हैं, अहिंसा थोड़ी करेंगे, यहाँ पे मैंने उदारवादी लिख दिया ना, यहाँ उग्र ही लिख देते हैं, ठीक है। आपको लगेगा दोनों में से एक तो गलत है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, जायज़ है, क्योंकि एक जगह हिंसा, एक जगह अहिंसा है, कौन सी गलत है। सीधी बात है, जिसने पैसिव रेजिस्टेंस समझा, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे पैसिव रेजिस्टेंस। अगर किसी को पता है पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, सीधे से मैंने क्या बोला था, पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर क्या लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, मिटा दिया। अहिंसा लिखा हुआ था, अहिंसा लिखा हुआ था ना, तो इसका मतलब है ये उग्रवादी अहिंसा में ही विश्वास करते हैं। हिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा का मतलब होता है गोली मारना, बम फोड़ना, ट्रेन लूटना, अफसरों को मारना, ये सब चीजें आएंगी, लूटपाट करना, है ना, यही सब चीजें तो आएंगी। हड़ताल करना, विरोध करना, ये सब चीजें उसमें नहीं आती हैं, अहिंसा में ही आएंगी, वो पैसिव रेजिस्टेंस के अंदर आती हैं। तो इसका मतलब है ये भी आपसे पूछा जाए
कि ये गोली मारने में उग्रवादियों का कोई विश्वास नहीं, बम फोड़ने में इनका विश्वास नहीं, ट्रेन लूटने में नहीं, अफसरों को मारने में नहीं। समझ गए? ये सारी बाहर की चीज़। अब आप कहेंगे अहिंसा, पैसिव रेजिस्टेंस, हड़ताल, प्रदर्शन, ये सब चीज़ें तो संवैधानिक संसाधन ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है संवैधानिक संसाधन। संवैधानिक संसाधन कब कहते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करिए? वो कब कहते हैं कि हड़ताल करिए, प्रदर्शन करिए? हाँ, हिंसा है, ये कॉमन बात है वहाँ पे, ये कॉमन बात है, ठीक। लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं है। ये काम किनके होते हैं? क्रांतिकारी लोगों के। फर्क समझ में आया? शब्दों का गैप समझना है आपको, शब्दों के भीतर की बात समझनी है आपको। तो मैंने जो आपको समझाया है वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट। आप कंफ्यूज ना रहे, उग्रवादी क्यों उग्रवादी कहा जा रहा था उनको, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हटाएं अभी यहाँ से, ठीक है। आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। पिछले वाली वीडियो जरूर देख करके आना, उनको मत छोड़ना, तो ताकि आपको चीज़ें सही से समझ में आती रहें, गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा इनका कंक्लूजन कर लेते हैं, इनका मूल्यांकन कर लेते हैं उग्रवादियों का। देखो, आपको ना सबसे ज़्यादा मज़ा ना गांधी को पढ़ते हुए आएगा, जब गांधी मूवमेंट आएंगे उसमें जो मज़ा आएगा ना पढ़ते हुए, उसमें जो कंट्रोवर्सीज आएंगी, आपको जब समझाया जाएगा कि भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, भगत सिंह को गांधी ने क्यों नहीं बचाया, भगत सिंह को गांधी के नाम पे ही क्यों लताड़ा जाता है, कि भाई गांधी को भगत सिंह के केस के लिए ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। उन सब चीज़ों में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कंट्रोवर्सी है, अम्बेडकर के साथ जो कंट्रोवर्सी है गांधी की, उन सब चीज़ों का पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि हिंदू महासभा और लेफ्ट विंग जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का पता चलेगा। क्रांतिकारी आंदोलन, समाजवादी दल, ये सब चीज़ें आएंगी वहाँ पे, ठीक है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी उसका वेट करिए, वो कल क्लास होगी उसकी, गांधी से शुरू कर रहे हैं कल फिर, ठीक है। तो चलिए अब देखते, देखो उनकी आलोचनाएं देखते हैं। आलोचनाएं क्या है? देखो, गर्मपंथी लोगों पे जो ये आरोप लगाया जाता है कि उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो मेथडोलॉजी है, कार्य पद्धति है, उसके कारण 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस का विभाजनकारी अधिवेशन बोला जाता है, सूरत अधिवेशन बोला जाता है, कांग्रेस के विभाजन के लिए जाना जाता है सूरत अधिवेशन को। तो इन पे ये आरोप लगता है कि जो गर्मपंथी थे, उग्रपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, इन लोगों ने जो है जो तरीके अपनाए, उन तरीकों के कारण कांग्रेस की दो फाड़ हो गई, कांग्रेस दो धड़ों में बट गया। एक उदारवादी धड़ा चला गया, एक एक्सट्रीमिस्ट का धड़ा, उग्रवादियों का धड़ा बन गया, ठीक है। और इससे जो है देश का जो आंदोलन है, जो भारत का नेशनल मूवमेंट है, वो कमजोर पड़ गया। पहली आलोचना बहुत जायज आलोचना है। जब ये टूटे आपस में, जब चार लोग थे वो दो दो हो गए, दो उस तरफ दो उस तरफ, तो कमजोर तो होना ही था। और इसका फायदा किसको होना? अंग्रेजों को होना, कि दबा लेंगे, अब दो दो हो गए, अब टूट गए, मजा आ गया, ठीक है। तो गर्मपंथियों में विशेष करके तिलक पर भी ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो है, एक खास बात है कि उनके ऊपर खास आरोप लगता है कि उन्होंने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत की। भाई उससे पहले नहीं थी, उन्होंने शुरू की कि सांप्रदायिक राजनीति। कहाँ से शुरू होती है? तिलक के ऊपर आरोप लगता है, जिसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि फाइनली जब हम उसका रिजल्ट निकालेंगे तो ये कहेंगे कि भारत का विभाजन 1947 में वो इस सांप्रदायिक राजनीति के कारण हुआ, और उसके जनक जो है वो तिलक हैं। ये उन पे आरोप लगते हैं, ये उनकी आलोचना की जाती है। लेकिन क्या तिलक भारत में सांप्रदायिक राजनीति के, कम्युनल पॉलिटिक्स के जनक थे? सवाल है, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए पूरी तरह से क्लियर कट करेंगे। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ सर ने पढ़ा दिया हो गया, नहीं। सर आपको ये भी बताएंगे कि थे या नहीं थे, उस कंट्रोवर्सी को क्लियर कर देते हैं। देखो, क्या सांप्रदायिक राजनीति के जनक थे तिलक? इस बात पे बात करते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं, रजनी पामदत्त हैं, एम.एन. रॉय हैं, ठीक। ये लोग जो हैं ये मानते हैं कि तिलक ने सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया, ठीक है। इन लोगों ने माना कि हाँ ये करते हैं ऐसा, क्योंकि इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि तिलक ने जो है वो 1893 में गणपति महोत्सव मनाया।
1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया और दोनों को जो है ये कहकर मनाया कि हिंदू संस्कृति महान है, हिंदू संस्कृति महान है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए, हमें गर्व करना चाहिए। ठीक है, गर्व करना चाहिए, हमें उसको जो है अपने जीवन में लागू करना चाहिए, जीवन में लागू करना। ठीक है, और हमें इस चीज के लिए जो है आगे बढ़कर के बात करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है भारतीय संस्कृति पे काफी ज्यादा जोर दिया, ना कि सामाजिक सुधारों पे, ना कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने पे। उन्होंने अंग्रेजों का विरोध एक हिंदू की तरह किया ताकि वो क्रिश्चियन धर्म को फैलने से रोक सके, ताकि वो हिंदू धर्म की जो आलोचना हो रही है उसको रोक सके, लोगों को गर्व महसूस करवा सके, शिवाजी को महान हिंदू सम्राट बता सके। इसलिए इनके ऊपर आरोप लगता है। जन जागरण के लिए तिलक ने जो है महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे नायकों का गुणगान करना शुरू किया। ठीक है, ये चीज सामने आई कि भाई अपना जन जागरण वो करना चाहते थे, वो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे हैं, वो धार्मिक चीजों को, धार्मिक चिन्हों को निशाना बना करके उनको लेकर के आ रहे हैं लोगों के बीच में और उससे चीजों को फैला रहे हैं। और उसकी सारी की सारी अपील जो है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं तक सीमित थी। जब ये चीज मुसलमानों को पता चली, मुसलमानों ने इस चीज को जब देखा कि तिलक तो जो हैं वो गणपति महोत्सव मना रहे हैं, शिवाजी महोत्सव मना रहे हैं, हिंदू संस्कृति ही की ही बात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को ही जीवन में लागू करने की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी को ही महान बताया जा रहा है, इससे मुसलमानों के अंदर एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। क्योंकि मुसलमान भी तो यही के थे, वो भी तो यहीं रह रहे हैं, वो भी तो इनके बीच में ही रहते हैं, उनके अंदर तो प्रतिक्रिया आएगी कि हमारे लोग भी तो होंगे भाई। ठीक है, आप गीता पढ़ने की बात कर रहे हो, आप कुरान की बात क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, गीता की बात करो, आप कुरान की बात क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए मुसलमान तो प्रतिक्रिया देंगे ही फिर। ठीक है, मुसलमानों को तो लगेगा ही कि भाई देखो आप अकबर की बात क्यों नहीं कर रहे, अकबर भी तो महान शासक था, आप तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि आपके लिए महाराणा प्रताप और शिवाजी इंपॉर्टेंट हैं, आप अकबर की बात नहीं कर रहे हैं, आप बाबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मुसलमानों में प्रतिक्रिया आई, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की बात करनी चाहिए थी, गणेश महोत्सव की आप बात कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सभ्यता की प्रशंसा की और सभ्यता में हिंदू सभ्यता की प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, और उस सभ्यता की प्रशंसा करते हुए ये घोषणा कर दी कि भारत प्राचीन में विश्वगुरु था और मध्यकाल में उसका पतन हो गया। और मध्यकाल में क्या आ गया? मध्यकाल में मुगल शासन आ गया, मुस्लिम शासक आ गए। तो इसका मतलब कि मुस्लिम शासकों के आने से पतन हो गया, उससे पहले हम अखंड भारत थे, विश्वगुरु थे। मुस्लिमों ने ये प्रतिक्रियाएं देना शुरू की अब यहाँ पे इनके ऊपर भी। ठीक है, तो अरविंदो घोष ने दूसरी चीज, अरविंदो घोष ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार दिया, जिसमें राष्ट्र की तुलना जो है वो ईश्वर से की गई कि भी जो देश है वो भगवान होता है। भारत माता का कंसेप्ट किसने दिया है? भारत को भारत माता कहने वाला पहला व्यक्ति कौन है? अरविंदो घोष। रजनी पामदत्त ये कहते हैं कि गर्मपंथ के चरण में ही, गर्मपंथ जब शुरू होता है उसी में भारत में धर्म और राजनीति का एक गहरा गठजोड़ बन जाता है, वहीं से शुरुआत होती है। और जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि गर्मपंथ के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय पॉलिटिकल नज़रिए से जब हम देखेंगे, राजनीतिक नज़रिए से, दृष्टिकोण से, दृष्टि से वो प्रगतिशील था। ये बात नहीं है कि वो गलत कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि प्रगतिशील था। ठीक है, वो प्रोग्रेसिव था, लेकिन पॉलिटिकल नज़रिए से तो प्रोग्रेसिव था, लेकिन सामाजिक दृष्टि से वो प्रतिक्रियावादी था। यानी कि वो
आपको रिएक्शनेबल दिखेगा। ठीक है, वो रिएक्शन टाइप था कि आप रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे, आप रिएक्शन कर रहे हैं। यानी कि रिएक्शन का मतलब होता है, एक्शन होता है मैंने कुछ किया और फिर किसी ने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी, यानी कि रिएक्शन दिया मेरे ऊपर, यानी कि मैंने कुछ कहा फिर कुछ उसने कुछ कहा। ऐसे ही वो दौर था कि भाई उस समय पे कोई कुछ कह रहा है तो उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, ये चीज़ थी। ठीक है, ये तो कही इन लेखकों ने बात। ठीक है, समझ गए। अब देखो दूसरा पक्ष समझते हैं। दूसरा पक्ष, तिलक की जीवनी लिखने वाले एक व्यक्ति हैं थ्योडोर से और थयोकर। ये दो लोगों के नाम याद रख लेना। तिलक की जीवनी किसने लिखी है? थ्योडोर से तथा तहयोकर। ठीक है, इन्होंने तिलक को सांप्रदायिक व्यक्ति मानने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, तिलक सांप्रदायिक नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बात की है, बहुत कट्टर समर्थक थे वो तो। उन्होंने तो 1916 में तिलक ने कांग्रेस का और मुस्लिम का जो लखनऊ समझौता हुआ था कि भाई 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी वो अलग थी, लेकिन 10 साल बाद 1916 में लखनऊ समझौता होता है और कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों एक मंच पे आकर के एक साथ आंदोलन करने के लिए तैयार होती, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था व्यक्ति? तिलक। तिलक की कोशिशों के बावजूद ये हो पाया था, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, मुख्य भूमिका थी बल्कि। हाँ, ये जरूर था, तिलक ने धार्मिक प्रतीक और त्योहारों का प्रयोग सांप्रदायिक उद्देश्य से नहीं किया। आपने कहा कि उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया इस तरीके से कि धार्मिक प्रतीक और त्यौहार मनाने से इससे कौन सा ये हो गया कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उससे सांप्रदायिकता फैलेगी। ठीक है, तो उस उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि तिलक मुख्य उद्देश्य जो है उनका मेन जो मोटिव था वो ये था कि लोग जागें, किसी तरीके से आंदोलन में जुड़ें। और वो जुड़ने का तरीका उन्होंने ढूंढा कि हम जो है इनको इनकी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं, इनको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ देते हैं और उसी को गर्व करवा करके नेशन के प्रति हम उसको जो है मजबूत कर सकते हैं। एक नेशन के प्रति व्यक्ति की भावनाएं तभी जागृत होंगी जब उसको लगेगा कि मैं इस देश का वासी हूँ और इस देश के साथ ये बुरा हो रहा है, और उस देश के साथ बुरा तब होता है जब उसकी संस्कृति के साथ बुरा होता है, तो उसके कल्चर को हार्म किया जा रहा है, उसके कल्चर को गलत बताया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे ना कि तुम्हारा हमारा कल्चर गलत नहीं है भाई, तुम लोग गलत हो, भागो यहाँ से, गलत क्यों कह रहे हो। तो इसलिए लोगों को जोड़ने का काम जो वो तिलक ने किया। तो जो देश का स्वाधीनता संघर्ष है, राष्ट्रीय आंदोलन है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके अंदर जोड़ने का काम किया है तिलक ने। धार्मिक प्रतीकों और चिन्हों का इस्तेमाल किया, त्योहारों को उन्होंने यूज किया, लेकिन उद्देश्य ये नहीं कि सांप्रदायिक हो जाए। ठीक, इनका ये मत है, दोनों मत हो गए। फाइनली कंक्लूजन कर लेते हैं इसका। कंक्लूजन ये है कि जितने भी तर्क हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का है, रजनी पामदत्त का है, चाहे फिर वो थ्योडोर से का है, इन सभी के तर्कों के बाद जो है ये माना जा सकता है कि तिलक का दृष्टिकोण सांप्रदायिक तो नहीं था। ठीक है, दोनों की तुलना करेंगे जब, तो वो सांप्रदायिक दृष्टिकोण तो नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल की, उसके इफेक्ट भी रहे। ठीक है, उन्होंने जो तरीके अपनाए गए, यानी कि धार्मिक साधनों ने क्या किया, अप्रत्यक्ष तौर पे, डायरेक्ट नहीं हमें पता चला, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पे जो भारतीय राजनीति है उसमें जो मुस्लिम है वो कांग्रेस से अलग हो गया। उसको लगा कि हमारी फिक्र नहीं हो रही है, हमसे दुर्व्यवहार होगा, यहाँ पे ये सिर्फ हिंदुओं के ग्रुप हैं, हिंदू अपने लिए कर रहे हैं, हमें अपने लिए अलग से करना पड़ेगा। तो इसलिए मुस्लिम जो वो कांग्रेस से अलग हो गई। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में वो अलग पड़ गए। और जब हिंदू और मुस्लिम अलग हुए, उसका रिएक्शन ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम अलग हो गए, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। और उनकी नीति क्या थी? फूट डालो, शासन करो। तो उनको तो राज करना था। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने मुस्लिमों को कि देखो, ये तो कांग्रेस जो है ये सिर्फ हिंदुओं का ग्रुप है, ये तो शिवाजी महोत्सव मनाते हैं, गणेश महोत्सव मनाते हैं, ये महाराणा प्रताप को ही महान मानते हैं, शिवाजी को ही महान मानते हैं, तुम्हारा कोई जिक्र ही नहीं है, तुम इनके साथ कैसे हो? इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अलग कर दिया। और अलग करके क्या किया, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। और 1947 में उसी मुस्लिम लीग ने 1947 में उसी मुस्लिम लीग ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ते हुए 40 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में अलग से एक पाकिस्तान बनवा लिया।
ठीक है, ये तो ठीक है कि तिलक ने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया वो रिएक्शन तौर पे देश में गलत चली गई, धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो दिखाई दी, और उसका फ़ायदा किसी और ने उठाया शासन करने के लिए, वो अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है, उन्होंने इससे क्या किया, उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग किया। ठीक है, और यहीं से सांप्रदायिक राजनीति मजबूत हुई है, जिससे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और इन्होंने इसको और मजबूत करने के लिए क्या किया, 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। सेपरेट इलेक्टोरेट को दिया गया। अब एक चीज़ समझिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया उनको, मुस्लिमों को, और उससे क्या हो गया, अब मुस्लिम सेक्युलर अपने आप को समझ रहे हैं। ठीक है, अब गर्मपंथ की इंपॉर्टेंस समझिए क्या थी। गर्मपंथियों की इंपॉर्टेंस क्या थी, जो हमने कल नरमपंथियों के बीच में समझी थी। गर्मपंथियों की इंपॉर्टेंस ये है कि गर्मपंथ के कारण जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, सोशल बेस जो है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ, बहुत ज़्यादा व्यापक हुआ। ठीक है, वो मजबूत हुआ। और गर्मपंथियों ने जिन साधनों को अपनाया, ठीक है, अपनाए गए जो साधन थे, जैसे स्वदेशी मुम का था और बहिष्कार का था, उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया। वही चीज़ें आगे चल करके महात्मा गांधी ने बड़े पैमाने पे यूज़ की हैं, और गांधी ने अपने युग में बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया है, स्वदेशी का, कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। इसलिए तो गांधी ने क्या देखा, वहीं से प्रेरणा लेकर के आए होंगे। मुझे तो लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि भाई गांधी ने वहीं से प्रेरणा ली कि हमें धोती पहननी है, कुर्ता पहनना, खादी यूज़ करना है, मुझे जो है लाठी लेकर चलना है, बकरी का दूध ही पीना है। ठीक है, बकरी को अपने घर में रखना है। ठीक है, क्यों गांधी क्यों वर्ण व्यवस्था को मानते थे, क्यों धार्मिक परंपराओं में थे, वो यहीं से प्रेरणा लेकर के निकले हैं। और इसी रूप में जो है उग्रपंथियों को जो है गांधी युग का फोररनर, अग्रदूत माना जाता है, कि गांधी युग तब शुरू हुआ जब एक्सट्रीमिस्ट की जो नीतियां हैं वो दिखाई दी। अगर हो सकता है कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ना आते तो क्या पता बाद में गांधी का युग ही देर से शुरू होता, गांधी इतने पॉपुलर ही नहीं हो पाते। गांधी ने भी तो कुछ चीज़ें सीखी वहाँ से, गांधी भी तो पॉपुलर हुआ उससे, उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर करके देश के अंदर जो है वो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की उन्होंने। उग्रपंथियों का ही योगदान था कि भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास आया कि हाँ, हम लड़ सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को सिक्योर करेंगे, हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति ही महान है। ये उग्रपंथियों का योगदान रहा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ही जो भारत की जो राजनीति है उसमें स्वतंत्रता के साथ साथ जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता पे भी बल दिया है, कि हमें जो है सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें कल्चरल फ्रीडम भी ज़रूरी है, उसकी ओर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। और अरविंदो घोष ने जो वो स्वदेशी और स्वराज का जो विचार दिया, उसको गांधी ने भी अपनाया। गांधी ने जो जो पैसिव रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, अरविंद का बताया था मैंने, एक्टिव और पैसिव वाला, गांधी ने भी तो उसको यूज़ किया, पैसिव वाले को। गांधी ने उसी का कंसेप्ट दिया बाद में कि हाँ, पैसिव रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, अरविंद की ही देन थी। स्वराज का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो पहले डोमिनियन था, लेकिन वो स्वाधीनता का कंसेप्ट जो अरविंदो ने दिया, उस स्वाधीनता को पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट किसने दिया? कांग्रेस ने कब अपनाया पूर्ण स्वराज को? 1924 में। गांधी ने भी तो तभी कहा कि हम पूर्ण स्वराज ही लेंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं की, पूर्ण आज़ादी की बात की। वो तभी जा करके गांधी गांधी नहीं बनते। वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी गांधी युग में, जो हमें अब पहले पीछे से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे नरमपंथियों ने इस दीवार को बनाने में, ये मिट्टी है नीचे की दीवार की, इसमें ईंट बनने का काम किया था। ठीक है, वैसे ही इन गर्मपंथियों ने इस दीवार को ऊंचाई तक लेके जाने का काम किया। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये पूरी दीवार जो बनाई गई, ये इनके द्वारा बनाई गई, और इस दीवार की चारों तरफ से दीवारें बना करके
पूरा भवन जो आज़ादी नामक भवन जो बना, उसको काम देने का काम, उसको पूर्णतः भवन बनाने का काम जो है, वो भवन जो बनाया गया वो गांधी युग के द्वारा बनाया गया। गांधी युग या फिर उस दौरान जो घटनाएं घटी, गांधी युग तो हम बेसिक तौर पे कहते हैं, लेकिन उस दौरान तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों का भी जिक्र जरूरी है। इसलिए आज की क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए हम यहीं पे रोकते हैं। कल की जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि बंगाल का विभाजन, बंग भंग आंदोलन क्या था, ठीक है, उसके बाद में जो है ये लखनऊ समझौता क्या था, होम रूल लीग आंदोलन जो है वो क्या था। जैसे ही होम रूल लीग पूरा होगा फिर गांधी युग शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं कहाँ तक क्लासें चलती हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।